तुम मेरे हो पार्ट 41। मेहर तो बस कबीर को देखती ही रह गई। कबीर का ये रूप नया था उसके लिए, अंदर तक कांप गई थी। कबीर का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वही उसे दिल के किसी कोने में कबीर के प्यार के इजहार से खुशी भी हुई थी। अब चले, कबीर बोला तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने मेहर का हाथ पकड़ा और चल दिया। मेहर उसके पीछे पीछे चल रही, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बस कबीर को देख रही थी जो आगे आगे चल रहा था, उसका हाथ पकड़े। सब बॉडीगार्ड सिर झुकाए खड़े थे। गेट तक पहुंचकर कबीर ने मेहर को देखा तो मेहर ने जल्दी जल्दी सिर नीचे कर लिया। चलो बैठो, कबीर ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा तो मेहर ने एक नज़र अनाथालय को देखा और फिर गाड़ी में बैठ गई। कबीर ने दरवाजा बंद किया और खुद भी दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। मेहर बस बाहर की तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक चमक थी और साथ ही लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट। कबीर ने मेहर का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में ले लिया। जब मेहर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की तो कबीर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। गाड़ी रुकी तो मेहर हैरान रह गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? घर नहीं जाना? मेहर सामने देखकर बोली। इस समय दोनों कबीर के घर के बाहर थे। नहीं, हम यही रहेंगे, कबीर उतरते हुए बोला। पर सुप्रिया मेहर कुछ बोलने ही वाली थी तो कबीर ने उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए, शादी अब 6 महीने बाद की है, तब तक हम यही रहेंगे। कबीर ने मेहर का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाते हुए कहा। मेहर हैरान सी देख रही थी। पर दादी, मेहर फिर से बोली। दादी की फिक्र मत करो, उनके लिए सब है वहां पर, कबीर बोला और चलने लगा। वही मेहर कबीर को ही देख रही थी। मुझे चलना आता है, मेहर बोली तो कबीर रुककर उसे देखने लगा। मतबल मेरा हाथ तो छोड़ दो आप, मुझे चलना आता है, नहीं गिरूंगी, मेहर कबीर से बोली। तो कबीर उसे देखने लगा। पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, बोलते हुए कबीर फिर से चलने लगा। वही मेहर का मुंह खुला रह गया। हवेली रुकमनी रंजन दोनों परेशान बैठे हुए थे। आज पूरे 15 दिन हो गए थे पर रौनक घर नहीं आया था। अब तो देविका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चला गया। उसने तो कुछ कहा भी नहीं था। कुछ भी करो मेरे बच्चे को वापस लेकर आओ, रुकमनी रंजन से बोली। पता नहीं कहाँ चला गया, ये पहले भी जाता था, फोन पर बात तो हो जाती थी, लेकिन इस बार तो पता ही नहीं चल रहा, रंजन बोला। रूही से बात कर, वो कुछ करेगी, रुकमनी ने रंजन को आस भरी नजर से देखते हुए कहा। ठीक है चलो करते हैं, रंजन बोला और दोनों रूम से बाहर आ गए। वैसे भी रात का समय था और सब खाने के लिए आ गए थे। विवेक, रूही कहाँ है? रुकमनी ने विवेक से कहा। चाची जी वो काम से अभी आई नहीं, कुछ काम था क्या? विवेक बोला। हाँ उसी से था, रुकमनी बोली। मम्मी मम्मी, तभी बीटू जोर जोर से बोला। सामने ही रूही चली आ रही थी। लो आ गई, आप बात कर लो, विवेक बोला और रूही के हाथ से सामान लेकर चला गया। वही रूही सोफे पर बैठ गई। रूही तुमसे एक बात करनी थी, रुकमनी रूही से बोली जो पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख रही थी। जीपताए, रूही बोली। बेटा रौनक का कुछ पता नहीं चल रहा, वो 15 दिन से घर नहीं आया है, रुकमनी रूधे गले से बोली। तो सब हैरान रह गए। पर मम्मी आपने तो कहा था कि भाई काम से गए हैं। सुप्रिया जो पास बैठी थी वो बोली। क्यों? सबको यही बोला था कि रौनक काम से गया है। वही दादी भी गुस्सा कर रही थी। हाँ बोला था, पर मुझे नहीं पता था कि वो वापस नहीं आएगा। हर बार जाता था और वापस आ जाता था, रुकमनी रोते हुए बोली। अब वो और खुद को नहीं रोक सकी। चाची ऐसा मत करो, मैं अभी उसके बारे में पता करती हूँ, रूही बोली और साथ ही फोन उठाकर करने लगी। मासी और विवेक भी ये सब देख रहे थे पर कुछ नहीं बोले। आखिर रूही का काम यही तो था। अच्छा मैंने बात कर ली है, पर एक बार आप उसका रूम भी चेक कर ले, क्या पता वो जाने से पहले कुछ लिख कर गया हो कि कहाँ जा रहा है। कई बार बताने का समय नहीं होता, रूही देविक से बोली।
देविका भी जो वही बैठी थी उसने हामी भर दी। उसका भी अब पूरा ध्यान रौनक के ऐसे चले जाने पर था। चाहे उस रात उसने जो भी किया पर उसकी आंखों में कुछ तो था जो देविका को नया लगा था। बिल्कुल अलग थी उसकी आंखें उस दिन। जी मैं देखती हूँ बोलकर देविका रूम की तरफ चली गई और रूही भी चेंज करने चली गई। देविका ने हर जगह देख ली थी पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे पता चल सके कि रौनक कहाँ गया है। अब बस एक ही जगह बची थी और वो थी रौनक की अलमारी। देविका ने कुछ सोचकर उसे खोल दिया और देखने लगी। काफी समय तक देखने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला और वो जैसे ही अलमारी को बंद करने वाली थी के ऊपर से कुछ गिरा और गिरते ही उसमें पड़ी फोटो बाहर आ गई। असल में वो एक छोटी सी एल्बम थी जिसमें ज्यादा फोटो रखने से सब बाहर निकल गई। देविका ने सबको उठाया और देखने लगी तो हैरान रह गई। ये सब फोटो तो उसी की थी, वो भी तब की जब वो कॉलेज में पढ़ती थी। देविका ने एक एक करके सब फोटो देखी, सब में वही थी और साथ थे कबीर और रवि जो नहीं था तो रौनक। इन सब ने कॉलेज एक ही जगह से पढ़ाई की थी। देविका उन सब फोटो को देखती ही रह गई थी। ये सब फोटो रौनक ने ली हुई थी तभी तो वो वहां नहीं है, देविका खुद से ही बोली। तभी देविका को कुछ याद आया, कॉलेज में तो सब एक साथ ही रहते थे शुरू से है। कबीर और रौनक की आपस में नहीं बनती थी पर कभी भी बाहर वाले के सामने उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। फिर क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को डोट देखने से कतराने लगे थे। वही अब देविका के सिर में दर्द होने लगा था। ये सब देखकर उसने वो सब फोटो जल्दी से वापस रख दी और रौनक को फोन लगाने लगी पर वही रौनक ने फोन नहीं उठाया और बाद में बंद आने लगा। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, कहाँ हो तुम? देविक ने खुद से कहा। आप ये क्या कर रहे हैं? मेहर ने कबीर से कहा जो मेहर को हॉल में ही रहने का बोलकर खुद कुछ करने लगा तो मेहर उसे देखकर बोली, कुछ नहीं, बाकी के रूम को लॉक कर रहा हूँ। कबीर बोला, पर क्यों? मेहर एकदम से बोली, तुम्हारा क्या पता, तुम दूसरे रूम में चली जाओ, अब दादी तो है नहीं ना जिनका डर तुम्हें होगा। कबीर बोला तो मेहर चुप सी रह गई। इन्हें क्या मेरे दिल की बातें सुनती है? मेहर खुद से ही बोली, क्योंकि उसने अंदर आते समय सोच लिया था कि वो दूसरे रूम में रहेगी पर यहाँ तो कबीर ने उस रूम को ही बंद कर दिया। मेहर बस बेचारगी से उसे देखती ही रह गई, जैसे आंखों से ही बोल रही हो कि आपको कैसे पता चला? वही कबीर अपने हाथ में चाबी घुमाते हुए उसे ही देख रहा था और आकर सोफे पर बैठ गया। हाँ तो तुम खाना बनाओ, मैं तब तक कुछ काम कर लेता हूँ। कबीर मेहर को देखकर बोला। उसे मेहर का ये चेहरा देखकर मजा आ रहा था तो मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया और रसोई की तरफ चल दी। वही कबीर खुलकर मुस्कुरा दिया। तभी उसका फोन बजा। विवेक का नंबर देखकर उसने जल्दी से फोन उठा लिया। विवेक ने कबीर को रौनक के बारे में सब बता दिया। ठीक है, तुम अपने तरीके से पता करो, भाभी को अपने से पता करने दो। कबीर बोला, ठीक है मैं देखता हूँ। एक बात बता, अब मीनू कैसी है? विवेक बोला, पता नहीं कब होश आएगा, मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में है, सब करके देख लिए पर कुछ रिस्पांस नहीं है। कबीर बोला, उम्मम रवि ठीक है? विवेक बोला, बस मीनू के पास रहता है। कबीर ने सामने मेहर को देखकर कहा जो रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। अच्छा चल तू सब देख लेना, मैं घर आ गया हूँ। कबीर विवेक से बोला और फोन कट कर दिया। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? कबीर मेहर के पास आकर बोला, नहीं वो बस मैं देख रही थी कि यहाँ तो सब्जी और बाकी की सब चीजें फ्रेश है तो बस वही देख रही थी, मेहर बोली। कबीर बस मेहर को देखता ही रह गया। वही मेहर जल्दी से काम करने लग गई। मेहर, कबीर खुद से ही बोला और फोन को देखते हुए बाहर आ गया। वही उस बड़ी सी बिल्डिंग में वही चार लोग। यार जल्दी से काम खत्म करो और कल को सब तैयार रखना, बॉस किसी भी समय आ सकते हैं और खासकर तुम पर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक लड़का लड़की को देखकर
बोला जिसके हाथ में पेंसिल थी और 2 पेंसिल उसने जुड़े में लगा रखी थी। हाँ यार बस कर रही हूँ, तुम सब चलो मैं भी निकल रही हूँ। वो बोली बॉस का पता है ना कैसे है, और अगर उनको पता चल गया कि तुम यहाँ पर अकेली काम कर रही हो तो इस महीने की हम तीनों की सैलरी भी तुम्हारे अकाउंट में ही आएगी। दूसरी लड़की उसे देखकर बोली और उस लड़की का हाथ पकड़कर चल अब 10 बज गए हैं, बॉस को डोट पता चला तो देख लेना कितना गुस्सा करेगे। बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर ले गई। प्लीज मीनू उठ जा, अब मैं नहीं लड़ूंगा तुमसे, चाहे गाली दे जा। हाथ उठा, कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बार उठ जाना। रवि मीनू के पास बैठा उसका हाथ पकड़कर बोल रहा था, पर मीनू तो अपनी नींद में मस्त आंखें बंद करे हुए लेटी थी। रवि इन दिनों बिल्कुल ही बदल चुका था। वो रवि जिसके चेहरे पर हर समय एक चमक, एक मुस्कुराहट रहती थी, आज वही रवि चुप सा हो गया। बिना बात के ही गुस्सा आना उसकी आदत बन गई थी। चेहरे की दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल भी बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रखी थी, और एक तक मीनू को ही देख रहा था। नहीं मम्मी उठो उठो ना, लड़की अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश कर रही थी पर वो बेसुध ही लेटी हुई थी, उनके सिर से बहुत खून बह रहा था। तभी एक और लड़के ने उस लड़की के सिर पर एक के बाद एक हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर दिया, जिससे वो लड़की भी वही गिर गई। रवि, ये आवाज उस पूरे रूम में गूंज गई। वही रवि जो मीनू का हाथ पकड़े ना जाने कब वैसे ही सो गया। वो एकदम से उठ गया और सामने बैठी मीनू को देखने लगा, जो बस सामने दीवार को ही देख रही थी। रवि, ये आवाज उस पूरे रूम में गूंज गई। वही रवि जो मीनू का हाथ पकड़े ना जाने कब वैसे ही सो गया। वो एकदम से उठ गया और सामने बैठी मीनू को देखने लगा, जो बस सामने दीवार को ही देख रही थी। रवि मीनू को ही देख रहा था। वही मीनू के पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। मीनू, रवि एकदम से मीनू के पास आकर बोला तो मीनू ने उसे नहीं देखा। वो अपनी आंखें मसलने लगी। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मीनू ने सामने की तरफ अपने हाथ करते हुए कहा। वही रवि ने मीनू के चेहरे को हाथों में लेते हुए ममे में इधर हूँ। रवि बोला तो मीनू रवि के चेहरे को छूते हुए मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मीनू बोली और फिर से अपनी आंखें मसलने लगी। बस मीनू बस करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, रवि बोला और रूम से बाहर चला गया। वही मीनू अपने आंखों को बार बार मसलने लगी। देखिए डॉक्टर, मीनू को कुछ दिख नहीं रहा है, रवि अंदर आते हुए बोला और साथ ही मीनू के हाथ पकड़ लिए। उसने अपनी आंखें लाल कर ली थी मसल मसल कर। हम अभी चेकअप करते हैं, डॉक्टर ने जल्दी से नर्स से कहा और मीनू का बीपी और भी चेकअप करने लगा। वही मीनू बस रवि के हाथ पकड़े हुई थी। उसे डर लग रहा था कहीं उसे वो छोड़कर ना चला जाए। सुबह के 4 बजे कबीर अपने रूम में सो रहा था और हमेशा की तरह मेहर उसकी बाहों में थी। वो भी आराम से सो रही थी कि तभी कबीर का फोन बजा। मेहर थोड़ा सा कसमसाई और फिर कबीर की तरफ पीठ कर ली। वही कबीर भी फोन की आवाज सुनकर उठ गया और मेहर को डिस्टर्ब होता देख जल्दी से फोन साइलेंट कर दिया। फिर मेहर को अच्छे से चादर ओढ़कर फोन देखने लगा, जो अब बंद हो चुका था। कबीर उठा और फोन लेकर बालकनी की तरफ चल दिया। हाँ बोलो रवि, सब ठीक है? कबीर एक हाथ अपने सिर के पीछे करते हुए बोला। तो रवि ने उसे बताया। कबीर के चेहरे पर एक सुकून आ गया। ठीक है, हम अभी आते हैं, कबीर बोला और फोन रखकर अंदर आ गया और मेहर को देखने लगा। मेहर उठो, कबीर ने बहुत प्यार से मेहर के सिर पर हाथ रखकर कहा। तो मेहर ने हल्की आंखें खोलकर कबीर को देखा। बहुत जल्दी सुबह हो गई आज, मेहर धीरे से उठते हुए बोली। मीनू को होश आ गया है, कबीर ने वैसे ही मेहर को देखकर कहा। तो मेहर की नींद तो एकदम से फुर्र हो गई और वो कबीर को देखने लगी। हाँ सच में तुम तैयार हो? जाओ, हमें जाना है, कबीर ने कहा। मेहर जल्दी से उठी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। फिर रखकर कबीर को देखने लगी। वही कबीर जो मेहर को ही देख रहा था। उसने आंखों से ही पूछा, क्या हुआ? वो मेरे कपड़े, मेहर धीरे से बोली। तो कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई।
क्योंकि मेहर ने रात में तो अपने पुराने कपड़े ही पहले लिए थे जो वो अपने साथ पहले लेकर आई थी, और इस रूम में उसे पता था कि कबीर की ही एक अलमारी है जो कल से उसे दिख नहीं रही थी। कबीर मेहर के पास आया और उसे चलने को बोला और आगे आगे चल दिया। वहीं मेहर हैरान सी उसके पीछे चल दी तो कबीर ने दीवार को धक्का दिया तो वहां से दरवाजा खुल गया। मेहर हैरान सी देखने लगी, यहाँ पर रूम है क्या? मेहर बोली तो कबीर अंदर आते हुए हाँ है तो वो बोला और मेहर को भी अंदर आने का बोल दिया, पर पहले तो नहीं था यहाँ पर रूम। मेहर चारों तरफ देखकर बोली जब गांव में थे तभी यहाँ पर काम कराया था। कबीर बोला और एक तरफ इशारा करके, वहां पर तुम्हारी सारी जरूरतों का सामान है और इस तरफ मेरा बाकी, यहाँ पर तुम्हारे कॉस्मेटिक वगैरह रखे हैं। कबीर बोला। मेहर तो हैरान सी उसे ही देख रही थी, इतना सारा सामान मैं क्या करूँगी, और ये सब तो बहुत महंगे कॉस्मेटिक है। मेहर वो सब सामान देखकर बोली हाँ, मेरी मेहर के लिए वर्ल्ड बेस्ट सामान होना चाहिए। कबीर मेहर को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला तो मेहर हैरान सी रह गई। वो मुझे तैयार होने जाना है बोलकर वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वही कबीर मेहर की हड़बड़ाहट देख स्माइल करे बगैर नहीं रह सका और किसी को फोन लगाकर वर्ल्ड बेस्ट आई स्पेशलिस्ट के बारे में पता करो और जल्दी से जल्दी उसे यहाँ लेकर आओ। कबीर बोला और फोन कट कर दिया और खुद भी अपने लिए कपड़े लेकर दूसरे बाथरूम में चला गया। मेहर जल्दी से तैयार होने लगी। उसे अभी अभी कबीर का यूं पास आना अच्छा लगा था। वो खुद को शीशे में देख रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने गले पर चला गया और जितनी खुशी उसके चेहरे पर थी वो सब उस दर्द में बदल गई। मेहर ने अपने अस निशान को छुपाया और एक बार फिर से खुद को शीशे में देखा। मेहर झूठी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जिस दिन पता चलेगा सब कुछ बदल जाएगा तो यो सपने तुम देख रही हो उसे यही रोक दो। मेहर के सामने शीशे में उसी के अक्स की आवाज आई तो मेहर अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लेकर वहां से बाहर आ गई और जल्दी से रसोई में चली गई। पर वहां पर तो पहले से ही सब तैयार था। चलो जल्दी से चाय पी लो बोलते हुए कबीर ने मेहर की तरफ चाय का कप कर दिया। आपको आता है ये काम? मेहर ने हैरानगी से पूछा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चाय ही तो बनानी है, लो बना दी। कबीर बोला तो मेहर ने धीरे से कप लिया और पीने लगी। वही कबीर मेहर के रिएक्शन दिखाना चाह रहा था। बहुत अच्छी है, मेहर जल्दी से बोली। अच्छी है देखा दा कबीर चौहान, सब कर सकता है। कबीर सीना फुलाते हुए बोला और अपना कप जल्दी से उठा लिया। वहीं मेहर उसे कुछ कहने ही वाली थी कि कबीर ने चाय का सिप ले लिया और अगले ही पल वो सारी चाय उसके मुंह से बाहर। इसमें तो नमक है, कबीर बुरा सा मुंह बनाकर बोला। वहीं मेहर अपनी चाय पी रही थी तो कबीर ने जल्दी से कप पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या, इतनी बेकार चाय है? कबीर बोला। मैंने चाय नहीं, चाय बनाने वाले की नीयत देखी है, जिसने बहुत प्यार से चाय बनाई है। मेहर बोली। वही कबीर उसे ही देखता रह गया। अब चले, बहुत देर हो गई है, मेहर कबीर से बोली तो कबीर ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और मेहर का हाथ पकड़कर चल दिया। वही मेहर ने कुछ कहने को मुंह खुला ही था कि कबीर उसे देखकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कबीर बोला तो मेहर चुप रह गई और मुंह में ही बुदबुदाने लगी। रूही का फोन बज रहा था और वो नींद में थी। विवेक छोड़ो मुझे, रूही उठते हुए बोली तो विवेक उसे देखकर, जल्दी आने की कोशिश करना, तुम बहुत देर लगा देती हो आने में। विवेक बोला तो रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी, रूही बोली और विवेक के माथे पर किस करते हुए जल्दी से फोन उठाकर रूम से बाहर चली गई ताकि उसकी आवाज से विवेक परेशान मत हो। ठीक है, आप वही रहो, मैं आती हूँ बोलकर रूही वापस रूम में आने लगी कि उसे लगा कि कोई उसे ही देख रहा है। रूही ने इधर उधर देखा तो उसे देविका दिखी जो सामने ही सोफे पर बैठी उसे देख रही थी। रूही उसी की तरफ चल दी। तुम सोई नहीं? रूही बोली तो देविका उसे देखते हुए बस नींद नहीं आई, वो बोली।
तुम सच में रौनक को चाहती हो? रूही ने देविका के चेहरे को देखते हुए पूछा। तो देविका एकदम से हड़बड़ा गई। इसमें चौंकने की क्या बात है? जिस दिन से वो गया है तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। कोई भी देखकर बता दे कि तुम्हें बस उसी का इंतजार है, रूही बोली। तो देविका कुछ कहने की हालत में नहीं रही। सच भी यही था कि उसे बस रौनक की वो आंखें हर पल याद आ रही थी। और रात को वो सब फोटो, ये सब सोच सोच कर ही उसे नींद नहीं आई थी। पूरी रात नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो मेरा फोन नहीं उठा रहा तो यही सोच रही हूँ। देविका दूसरी तरफ देखकर बोली। तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे रौनक के पास लेकर चलती हूँ। 20 मिनट है तुम्हारे पास, रूही बोली और देविका के कंधे पर हाथ रखकर अपने रूम की तरफ चल दी। देविका हैरान सी उसे देखती ही रह गई और फिर उसका ध्यान समय पर गया तो घड़ी अभी सुबह के 4:30 ही बजा रही थी। देविका को एक अनजानी सी खुशी हुई थी रौनक के बारे में जानकर, और वो बिना एक पल गवाए अपने रूम की तरफ चल दी। विवेक कब से रूही को ही देख रहा था जो तैयार हो रही थी। उसने पैंट और शर्ट पहन रखी थी। वो बस अपने हाथ में घड़ी बांध रही थी जो उससे बंध ही नहीं रही थी। क्या देख रहे हैं आप, इसे बंद करे, रूही विवेक को डोट देखकर बोली और हाथ आगे कर दिया। विवेक ने जल्दी से घड़ी बांध दी और रूही के सामने खड़ा हो गया। मुझे रौनक के बारे में पता चल गया है, रूही बोली तो विवेक उसे देखने लगा। और अब आप अपने आदमियों को वहां से हटा लें, रूही विवेक के टी शर्ट के कॉलर सही करते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता चला? विवेक हैरान सा बोला। वो क्या है जी, एक तो आपकी पत्नी, ऊपर से पुलिस वाली, तो इतनी जानकारी तो होती ही है, रूही बोली। अच्छा जी, बोलते हुए विवेक रूही को गुदगुदी करने लगा। बस बहुत हुआ, बोलते हुए रूही विवेक से दूर हट गई। अच्छा बिटू का ध्यान रखना, रूही बोली। तुम भी अपना ध्यान रखना, विवेक बोला और रूही को गले से लगा लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ ना, रूही देविका को देखकर बोली। मैं तैयार हूँ, देविका बोली और दोनों को देखना लगी। चलो चलते हैं, बोलते हुए रूही ने विवेक को बाय बोल दिया और दोनों वहां से बाहर चली गई। मेहर को नहीं पता था कि मीनू को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब मीनू ने मेहर की आवाज सुनी तो जल्दी से उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिए। मेहर देखो ना, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा और कब से मैं पूछ रही हूँ कि मम्मी कहाँ है, पर रवि कुछ बता ही नहीं रहा, मीनू मेहर से बोली। वही मेहर चुप सी मीनू को ही देख रही थी। अब तू भी चुप है, देख मुझे सब बता दो। मम्मी के सिर से बहुत खून निकल रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। प्लीज कुछ तो बोल, मीनू मेहर के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली। सारे चेकअप हो चुके थे, डॉक्टर ने यही कहा था कि सिर पर गहरी चोट की वजह से इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। कुछ दवाई और रेगुलर चेकअप से ठीक हो जाएगी, पर कितना समय लगेगा अभी कहना मुश्किल है। और हो सके तो इन्हें स्ट्रेस में आने मत दे, डॉक्टर ने कबीर और रवि से कहा और दोनों उठकर रूम की तरफ चल दिए। मैंने बात कर ली है, कल तक डॉक्टर यहाँ पहुँच जाएंगे, कबीर ने रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहा। दोनों वही गैलरी में लगी कुर्सी पर बैठ गए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी आंखें बन जाऊंगा, पर उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, रवि बोला। कबीर ने रवि के चेहरे को देखा जो बहुत मुरझाया सा लग रहा था। ठीक है, पर ऐसे उसके सामने जाएगा? पहले अपने आप को देख, कैसी हालत बना ली है, कबीर बोला तो रवि उसे देखने लगा। तभी कबीर का फोन बजा। मेहर ने किया था। हाँ, हम आ गए हैं, कबीर बोला। मीनू अम्मा के बारे में पूछ रही है, मेहर बोली। बस हम आ गए, कबीर बोला और फोन कट करके रवि को देखने लगा। अब असली काम शुरू है मीनू को संभालने का, जब उसे अम्मा के बारे में पता चलेगा, कबीर बोला और खड़े होकर रवि को देखने लगा। चल अब, कबीर बोला और दोनों रूम की तरफ चल दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।